से समझा दूंगा आपको कि कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग ऐसे में ऐड करें। जो कल से हम लोग आगे चलेंगे, तो आने देते हैं अभी इन लोगों को सबको, फिर शुरू करते हैं। कोई क्वेरी हो किसी की तो आप पूछ लीजिए। अच्छा देखो, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये आप खुद भी महसूस करोगे अभी आगे। ऐसे वही अच्छा लिख सकता है जिसका जिसने जीएस को थोड़ा ठीक पढ़ा है। क्योंकि अगर जीएस आपकी मजबूत नहीं है तो पॉइंट कहां से निकालोगे ऐसे के? कहां से आएंगे पॉइंट्स? मान लो इकोनॉमिक इशू के ऊपर अगर कोई ऐसे आया है, क्या लिखोगे? कहां से लिखोगे? और जब तक पॉइंट नहीं होंगे आपके पास, जैसे अभी हम लोग देखेंगे अभी, तब तक आप एक अच्छा ऐसे कहाँ लिख पाओगे? खुद सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस बारे में अ, लेकिन आप खुद सोचिए, इस चीज को खुद से समझने की कोशिश करिए। जैसे कल हम लोगों ने, देखो ऐसे में दो तीन बातें, मतलब 6 बिंदु होते हैं नॉर्मली जो हमने कल डिस्कस किए। हालांकि 7 होते हैं, लेकिन एक मैं छोड़ देता हूँ। 6 बिंदु तो हैं ही। आपको किसी ऐसे को एड्रेस करते हुए इन 6 बिंदुओं को देखना ही है। कौन कौन से 6 बिंदु हैं? मतलब 6 स्टेप हैं ये। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप एक तो विषय का जो भी चयन, जिसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, उस विषय का चयन ठीक ठीक करें। कई सारे आपके पास ऐसे हैं, मान लो 7 8 ऐसे हैं, और उनमें से आपको एक या दो के ऊपर लिखना है। तो किसी ऐसे बिंदु को चुने जिसमें आप लिखने में, जिसके ऊपर लिखने में आप सहज हैं। मतलब जिसके ऊपर आप अच्छे से पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को अच्छे से चला सकते हैं जिस बिंदु के ऊपर, पॉइंट्स निकाल सकते हैं जिस बिंदु के ऊपर। जैसे मान लीजिए अगर कोई लीगल इशू है, आप उसके ऊपर चुन के लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि आप लॉ बैकग्राउंड से हैं। मान लो कोई एग्जीक्यूटिव का है, तो वो एग्जीक्यूटिव लेवल पर लिख सकता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव बैकग्राउंड से, उसने जीएस को ठीक पढ़ा है। उस बिंदु पर ज्यादा अच्छा लिख सकता है। तो सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि जो चयन है आपका विषय का, वो बहुत अच्छा हो। अगर चयन बेकार कर लिया आपने, तो आधे मार्क्स तो यहीं गए। आधे क्या, ज्यादा ही चले जाएंगे, आएगा नहीं कुछ भी। तो सबसे पहले ये काम हो जाए। तो इसमें पहला बिंदु होगा विषय का सही सही चयन। लिख लेना इसको, विषय का सही सही चयन एवं एवं विषय का सही अर्थ समझना। एवं विषय का सही अर्थ समझना। ठीक है। अब ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये वेरी करेगा। आपको क्या अच्छा लगता है, किसके ऊपर आपकी ज्यादा समझ है लिखने की, वो आप इसमें बिल्कुल फ्री हैं करने के लिए। दूसरा बिंदु, देखो, अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात आती है कि जब आपने एक विषय का चयन कर लिया है ना, कि मुझे इस पर ऐसे लिखना है, और उसकी हमने उसके सही अर्थ को भी समझ लिया। ये कल हम लोगों ने यहां तक कर लिया था। आज फिर से एक और एग्जांपल लेके समझा दूंगा कि विषय के सही अर्थ को कैसे समझा जाए। अब दूसरा स्टेप आता है बिंदुओं की खोज करना। बिंदुओं की खोज करना, है ना। सर्चिंग आउट या सर्च आउट द पॉइंट्स, मतलब विषय से जुड़े बिंदुओं को कैसे खोजा जाए। देखो जैसे एक ऐसे है जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में आया है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, जुडिशरी के एग्जाम में आया हुआ ऐसे ही मैं एक लेता हूं। वहां से आपको उदाहरण देके समझाता हूं इस पूरी कहानी को।
ठीक है, ये एक ऐसे आया है आपके जुडिशरी के पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया। सोशल जस्टिस इन इंडिया, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए आप, वैसे आया अंग्रेजी में है ये लिखने के लिए, लेकिन आप इसे हिंदी में भी लिख लीजिए। भारत में सामाजिक न्याय का संवैधानिक संदर्भ, भारत में सामाजिक न्याय का संवैधानिक संदर्भ, है ना, ये एक ऐसे है। कुछ पॉइंट्स आए दिमाग में, लिखे जा सकते हैं इसके बारे में, कुछ कुछ आया क्या बताओ। अरे ये तो बड़ा आसान है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। देखो, सर मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल से रिलेट कर सकते हैं इसको। बिल्कुल उसमें कर थ्री सकते टाइप्स हैं, के यही जस्टिस जो खोजेंगे, दिया है। यही खोजेंगे, यही खोजेंगे। देखो अभी क्या क्या कर सकते हैं, यही खोजेंगे। यही है बिंदुओं की खोज करना। सबसे पहले मैंने विषय का चयन कर लिया, है ना, क्योंकि मेरा ये विषय है, लीगल इश्यूज के ऊपर मैं लिख सकता हूं। मतलब मेरा नहीं, आपका विषय है, आप लीगल इश्यूज के ऊपर बड़ा अच्छा लिख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आपने सही विषय का चयन कर लिया, पहला स्टेप आप पहुंच गए। अब विषय का सही अर्थ समझना है। अब इसका अर्थ समझना है, ये कह क्या रहा है। ये वैसा ही नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। आप केवल इसे इतना समझ रहे हो, जहां तक मैं समझता हूं, कि आप सामाजिक न्याय को संविधान से जोड़ के देख रहे हो, और आप ये समझ रहे हो कि सामाजिक न्याय की संकल्पना संविधान में कैसी है, इसके ऊपर लिखना है। बताओ, यही समझ रहे हो ना? इसके अलावा कोई और कुछ समझ रहा है तो बताओ। अरे बता दो, क्या यही समझ रहे हो ना? सर इसको हिस्ट्री से भी तो रिलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं, पहले वहां मत जाओ, बिंदुओं की खोज में मत जाओ, वहां करेंगे अभी उसे। पहले मुझे केवल इतना बताओ कि आप इसका क्या अर्थ समझ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दोज 2 to 3 वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया। इस मुद्दे के ऊपर आपको निबंध लिखना है। इसका अर्थ क्या है, मुझे केवल इतना बताओ, अभी आगे मत जाओ। अभी आगे जाने लायक नहीं हो आप, इसी का अर्थ तो समझाओ पहले मुझे। जब तक आप इसका सही अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक आप बिंदुओं की खोज नहीं कर पाएंगे। तो पहले मुझे इसका अर्थ बताओ। आप सब लोग यही समझ रहे होंगे अब तक, सबने अगर इसका अर्थ समझेंगे तो, कि सोशल जस्टिस की जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमें इसमें देनी, यानी सामाजिक न्याय का संवैधानिक संदर्भ क्या है, हमें ये देना है। यही है ना? सर या फिर सोशल जस्टिस में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हेल्प करता है उसको परसीव करने हाँ, में। वो भी एक ही बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन सर सबसे पहले इसमें कि सामाजिक न्याय है क्या, सबसे पहले ये बताए ना सर। हाँ, देखो, ये बिंदुओं की खोज करेंगे। देखो, इसका मतलब ये भी है, इसका अर्थ आपको ये समझना है, जैसा इन्होंने बताया, कि सोशल जस्टिस क्या है। सबसे पहले तो इस शब्द को भी आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कोप में है। विषय का सही अर्थ समझना है हमें सबसे पहले। तो सबसे पहले तो सामाजिक न्याय क्या है ना, इसको ही समझना है। फिर उसके बाद सामाजिक न्याय का संवैधानिक संदर्भ हम लोगों को कहां कहां देखने को मिलता है, वेयर, है ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पर है, प्रियम्बल में है ना। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स में है, इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज में है, और कहां है बताओ? डीपीएस प्रिंसिपल्स में।
फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। और कहाँ है? प्रियम्बल में। वो तो लिख लिया पहले ही, प्रियम्बल। सुजाता जी आप बताइए, एचजीएस वाले बताएं, शैली जी बताएं अगर हैं तो, सुजाता जी बताएं, श्वेता जी बताएं। वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस ऑल्सो लाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डीपीएसपीज। क्या मुझे ये बताओ, संपूर्ण न्याय का सिद्धांत किसमें है, कौन से आर्टिकल में है? द थ्योरी ऑफ कंप्लीट जस्टिस। वन 142 है या कौन सा है, 146 है? सर 142 ही है। 142। 142। क्या संपूर्ण न्याय का सिद्धांत सामाजिक न्याय के सिद्धांत से नहीं जुड़ता है? यस सर। जुड़ता है। देयर इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इन द जुडिशरी आर्टिकल 142, है ना? अच्छा, एक और मुझे बताइए, जुडिशियल रिव्यू है ना? जुडिशियल रिव्यू की कॉन्सेप्ट है इंडिया में। क्या जुडिशियल रिव्यू सोशल जस्टिस को फेवर नहीं करती है? जुडिशियल रिव्यू की कॉन्सेप्ट करती है सर। करती है। तो आप जुडिशियल रिव्यू को भी आप इसमें देखेंगे, उसको भी ऐड करेंगे। तो आप ऐसे बिंदु को आपको खोजना है। तो आपने सबसे पहले इसका अर्थ समझा और फिर आपने बिंदु खोज लिए। अब बिंदु खोजने में क्या करना है आपको? फिर से लिखता हूं इसको। अब आपको रफ पेज पे लिखने हैं ये सब। देखो, निबंध कभी भी एकदम नहीं शुरू करना चाहिए। पता चला आपने आते ही छक्के चौके मारने शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, गलत होगा सब। क्या करें आप? बिंदुओं की खोज करें। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव देखना था, तो सबसे पहले देख लें कि क्या संवैधानिक पर्सपेक्टिव क्या क्या है। तो जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस की कॉन्सेप्ट बताई सबसे पहले, उसको डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा बिंदु है जिसकी मांग की जाती है हमसे कि ये डिफाइन किया जाए, इसकी व्याख्या की जाए, क्या सोशल जस्टिस है ये बता दिया जाए, है ना? तो सबसे पहले तो हमें यही बताना है, ठीक है? और बहुत अच्छा रहे कि भूमिका में ही इसे हम लोग लेके चले, बैकग्राउंड में ही इसे हम लोग लिखें। तो एक तो विषय का सही अर्थ समझ लिया, बिंदुओं की खोज कर रहे हैं, तो सोशल जस्टिस हमारा एक निकल के आया। दूसरा, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव देखे सोशल जस्टिस के, तो आप इसमें प्रियम्बल आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। अब देखो, उसमें एक वर्ड था इन इंडिया, है ना? इसका मतलब यह है कि आपको सोशल जस्टिस केवल भारत में देखना है, इसके बाहर नहीं जाना है। सोशल जस्टिस की कॉन्सेप्ट यूएस में क्या है, सोशल जस्टिस की कॉन्सेप्ट इंग्लैंड में क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है। अगर इंडिया ना होता, इन इंडिया ना होता, तब हम इसे वहां भी ऐड कर सकते थे, क्योंकि तब हमारे पास एक स्कोप था उसे आगे ले जाने का। लेकिन चूंकि भारत इसमें दे दिया है, तो हमें इसे इसके बाद नहीं है। दूसरा, हमें एग्जामिनर ने एक और बांधा है, जैसे आपने इन्होंने अभी कहा, राधा जी ने, कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हम लोग इसमें देख लें। देखो, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हमें इसमें देख सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड। कारण उसका क्या है? एक तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव वर्ड दिया है। क्योंकि वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, तो हम बंध गए। अब हमें केवल संवैधानिक संदर्भ ही देना है, ऐतिहासिक संदर्भ में नहीं जाना है। क्योंकि अगर ऐतिहासिक संदर्भ में हम लोग चले गए सामाजिक न्याय के, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उसने खोल दिया ना, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव देना है, तो हमें अपने शब्दों को इसी संदर्भ तक ही सीमित रखना है। तो आप प्रियम्बल देखिए, है ना? इसके बाद, अच्छा, प्रियम्बल में तीनों न्याय की कॉन्सेप्ट है। तो आप प्रियम्बल में जो न्याय की संकल्पना है उसे जरूर बताएंगे यहां पर।
क्योंकि दैट इज द अटमोस्ट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। तो पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। अब चूंकि ये सोशल जस्टिस के ऊपर लिखना है, तो आप सबसे पहले सोशल जस्टिस लिखें, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड देन इकोनॉमिक जस्टिस, बल्कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड देन पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है जस्टिस की, आपको इसको बताना है। फिर इसके बाद ये प्रियम्बल में है। अब ये प्रियम्बल में जो जस्टिस की कॉन्सेप्ट है, ये संविधान में 3-4 लेवल पर पूरी की गई है। संविधान के इसके जो भाग हैं आगे के, वो 3-4 लेवल पर इसे पूरी करते हैं। कहां पर? सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के रूप में, एफआरस के रूप में। दूसरे लेवल पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में। तीसरे लेवल पर ड्यूटीज के रूप में। चौथे लेवल पर कहां बताओ? 142 जुडिशियल रिव्यू के रूप में। आर्टिकल 32 कंप्लीट जस्टिस की 30, कॉन्सेप्ट के रूप में। हाँ जी, कंप्लीट जस्टिस की कॉन्सेप्ट है सर ना। इसमें 32 to 26 हाँ रिट वाला 32, हाँ हाँ, वो आएंगे, वो बिल्कुल कंप्लीट जुडिशियल रिव्यू में। और जुडिशियल रिव्यू में आ जाता है ना वो 13 और 226, नहीं? तो ये आया। अब ये वाला एस्पेक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव हो गया। अब मुझे एक और बात बताओ, क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट से नहीं जुड़ी हुई है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्योंकि देखो सोशल जस्टिस का मतलब है अ कंप्लीट जस्टिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस। अब कंप्लीट जस्टिस की कॉन्सेप्ट कहां पर? देखो, जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, तब तक क्या संपूर्ण न्याय हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए चूंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी की कॉन्सेप्ट कंप्लीट जस्टिस के कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है, और कंप्लीट जस्टिस जुड़ता है सोशल जस्टिस से, तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी सोशल जस्टिस के लिए आवश्यक है। और आप इसमें कहां जोड़ के देख सकते हैं? अब अच्छा, एक बात बताओ, आपने ये तो कह दिया, क्या आप इसके एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते? कुछ केस लॉज देने होते हैं, नहीं देने होंगे? बताओ, कुछ व्याख्याएं दी जानी चाहिए, जी दी सर जानी चाहिए। जैसे सोशल जस्टिस में है ना, रिजर्वेशन की कॉन्सेप्ट आप दे सकते हैं, है ना। समाज के पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन की संकल्पना है ना। और इसके लिए कोई आप एक अच्छा सा वाद भी दे सकते हैं, जैसे शायद इंदिरा साहनी, आप उसको यूज कर सकते हैं यहां पर, इंदिरा साहनी को। ठीक है। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं सीधे तौर पर। जैसे आर्टिकल 39 करता है, नहीं करता कंप्लीटली? बताओ। और आर्टिकल 39 से रिलेटेड जो वाद है, अब ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बिंदुओं को लिख रहे हैं, समझना इसको। आर्टिकल 39 से रिलेटेड एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट वाद है, कौन सा है? सबसे लास्ट वाला कौन सा है? वो केशवानंद भारती में सबसे लास्ट वाला जो था, मिनर्वा मिल वर्सेस मिनर्वा मिल। मिनर्वा मिल, क्या बात है, मिनर्वा मिल्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां आर्टिकल 39 बी और सी आएगा, वहां पर से आर्टिकल 14 और कौन सा 16 चले जाएंगे। ये कहा सुजाता जी, राखी जी, अरे बताओ, यही है ना मिनर्वा मिल्स वाले मामले में? अरे बता दो। जी सर, यही है। यही तो है। तो आप क्या करेंगे, इसे भी मेंशन करेंगे। देखो, इसका ऐसे का स्कोप है केवल 500 शब्द का, 500 वर्ड। अब ये यहां तक मोर देन 500 हो गए,
लेकिन ये एसेंशियल पार्ट है, आपको लिखना ही है, ये तो लिखना ही है। अब बिंदुओं की खोज हो गई, आपके पास पर्याप्त बिंदु हो गए या नहीं हो गए बताओ? काफी है इतने, और ढूंढ लें? मैं इसमें 1500 भी लिख दूंगा, मैं इसमें 2000 भी लिख दूंगा, 5 भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 5000 भी, पर आपको केवल 500 लिखने हैं। मैं समझता हूं इतना मसाला बहुत है। बिंदुओं की खोज आपने कर ली, दूसरा आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। 2 स्टेप तक आप पहुंच गए, अभी आप रफी कर रहे हैं, ये फेयर में कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आपने बिंदु खोज लिए, सब एक स्केच उसमें बना लिया कि ये चीजें इसमें थी। अब क्या करिए, तीसरा स्टेप है इसका, इन बिंदुओं को क्रम में सजा लीजिए, बिंदुओं को क्रम में लिखना, या इसे कहते हैं निबंध की रूपरेखा बनाना, आउटलाइन स्केच करना, है ना। क्लियर द आउटलाइन ऑफ एसे। जब तक आप आउटलाइन स्केच, इसका फायदा क्या होगा? देखो, आउटलाइन स्केच करने का फायदा ये होता है कि आप फिर भटकते नहीं हैं मुद्दे से। आप बिल्कुल देखो, निबंध की एक विधा है, ये कहानी तो है नहीं जिसमें आपकी पढ़ने वाले की उत्सुकता बनी रहे। एक नायक है, कोई नायिका है, उत्सुकता बनी हुई है पढ़ने वाले की। यहां तो जो व्यक्तित्व है किसी का, वही एग्जामिनर को बांधे रख सकता है। इसलिए वो क्या करे, निबंध को इस तरीके से लिखा जाना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट बना रहे एग्जामिनर का। वो इंटरेस्ट कब बनेगा? जब वो क्रोनोलॉजिकली सही ऑर्डर में लिखा जाए। जरूरी यह है कि आप निबंध के सभी बिंदुओं को इसलिए एक क्रोनोलॉजी में जरूर सजा लें, तभी एग्जामिनर को इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। पता चला अभी कुछ लिख रहे थे, फिर कुछ लिख रहे थे, फिर कुछ लिख रहे थे, इससे कोई कोई सीक्वेंस नहीं आ पाएगा, और एग्जामिनर दुखी होके पन्ने पलटता जाएगा, आखिरी में कोई नंबर देगा नहीं। देखिए, माइक ऑन है किसी का, ऑफ कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका थर्ड स्टेप हुआ। अब ये कल से ही आगे चल रहे हैं। अब इसमें क्या करिए, अब आपके पास भूमिका की रूपरेखा आ गई है। अब आप भूमिका लिख सकते हैं ठीक से, ठीक है। अब आप सबसे पहले भूमिका लिखिए। देखो, भूमिका लिखने का नियम है, ध्यान रखना, नियम है ये। अब यहां पर ऐसे में मैं नियम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जो ऐसे के रूल्स होते हैं। क्या रूल्स हैं, उन सबको मैं आज यही लिखवा दूंगा, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूं बोलता बोलता। देखो, भूमिका का सबसे पहला नियम तो ये है, शब्दों का नियम, कि ये 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो 50-500 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, जैसा कि आपको लिखने के लिए आता है, तो 50 शब्दों से ज्यादा भूमिका ना हो, यानी एक पैराग्राफ आप भूमिका में लिखिए। अमूमन क्या होता है, भूमिका लिखते हुए लोग, जो हमने बिंदु सब सजा लिए थे, रूपरेखा बना ली थी, यानी निबंध का एक आउटलाइन सेट कर ली थी, उसी का सारांश लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी भी सारांश नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये निबंध है। तो आप भूमिका क्या लिखिए, देखो, भूमिका लिखते हुए या तो आप शुरुआत कर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस, है ना, इस बिंदु पर हम लोग निबंध लिख रहे हैं, तो इसकी भूमिका हम लोग कैसे लिखें? भूमिका हम लोग, मेरे हिसाब से क्या, बहुत अच्छी होनी चाहिए, हर किसी के हिसाब से अलग हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या, क्योंकि इसमें सामाजिक न्याय की संकल्पना पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, तो मैं क्या करूं, भूमिका में कोई ऐसी कहानी, या तो, या कोई ऐसा कोट, या फिर कोई ऐसी कविता, कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखूं जो सोशल जस्टिस को बहुत अच्छे से डिफाइन करता हो, सामाजिक न्याय की संकल्पना को बहुत अच्छे से डिफाइन करता हो। क्योंकि आप जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, तो कोशिश करिए कि कोई किसी जस्टिस का कोट आप लिख दीजिए, सोशल जस्टिस को लेकर, जस्टिस का कोट इसमें लिख सकते हैं। जस्टिस के कोट से शुरुआत करिए, जैसे आ, जैसे पीएन भगवती सर का एक कोट है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा था
कि सोशल जस्टिस, या डॉक्टर अंबेडकर का भी कोट है इसमें, डॉक्टर अंबेडकर का भी कोट लिख सकते हैं। पीएन भगवती सर का मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि सोशल जस्टिस इज द बैकबोन ऑफ द जस्टिस, इज द बैकबोन ऑफ द जस्टिस। ये उनका एक कोट है। तो आप इस कोट को लिखिए सबसे पहले, और फिर आगे आप बताइए कि सोशल जस्टिस कैसे बैकबोन है ना। तो ये सारांश नहीं होगा पूरे, आपको आगे जो लिखना है ये क्या करेगा, जैसे ही आप इस कोट को लिखेंगे एग्जामिनर का तुरंत से उत्सुकता बढ़ जाएगी, उसको लगेगा कि यार कुछ नया मिलने वाला है आगे निबंध में, क्योंकि कोट लिखा है, बड़े शानदार जस्टिस का लिखा है ना। और फिर उसमें बताइए कि सोशल जस्टिस क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया, जैसा कि मीना ने कहा। तो यहीं पर आपके 50 शब्द पूरे हो जाएंगे। तो एक तो ये नहीं करना चाहिए कभी भी कि सारांश लिख दिया भूमिका में, ऐसा बिल्कुल ना हो। दूसरा ये, तीसरा क्या होना चाहिए, निबंध का एक और नियम है, कभी भी निबंध पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता। पॉइंट्स मत डालिए कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, हमेशा पैराग्राफ में। निबंधात्मक जो शैली होती है गद्य लिखी, प्रोज लिखने की, वो पैराग्राफ होती है, पैसेज के फॉर्म में होती है। तो आप पॉइंट्स कभी ना लिखें, पैसेज लिखें, ठीक है। कभी भी निबंध में हेडिंग नहीं डाली जाती है, कभी भी हेडिंग मत डालिए। जैसे शायद पिछली इसी बार हमने एक निबंध प्रतियोगिता रखी सर के यहाँ पे, और उसमें मैंने कुछ एक निबंध दिया था, सर ने ही चूज किया था, और हम लोगों ने, मैंने और सर ने दोनों ने इवेल्युएट किया। तो मैंने देखा बच्चों में कुछ बेसिक कमियां, जैसे उन्होंने हेडिंग डाल के वो निबंध लिख रहे थे। तो मैंने उन्हें वहां कहा भी कि हेडिंग डाल के निबंध नहीं लिखा जाता, हालांकि बाद में वो नाराज भी हुए, उन्हें लगा कि शायद मैंने उन्हें कम मार्क्स दिए। पर कभी भी आप, निबंध की शैली नहीं होती हेडिंग डाल के लिखने की, हेडिंग नहीं डाली जाती है, तो हेडिंग मत डालना, कभी भी अवॉइड करना। नंबरिंग कोई नहीं होती है, सर ठीक जैसे है। वे फॉरवर्ड वगैरह लिखना होता है हमें आगे की नहीं, राह, बिल्कुल तो नहीं, वो भी बिल्कुल नहीं, नहीं ना ना, कुछ नहीं। वे फॉरवर्ड आपको हमेशा, जहां आपको देना है एनालिटिकल आंसर, विश्लेषणात्मक उत्तर जहां आप देना होता है राइटिंग स्किल में, हम वहां वे फॉरवर्ड, है ना, सजेशंस, सुझाव, निष्कर्ष, कंक्लूजन, ऐसा करके हम लोग वहां लिखते हैं। लेकिन सर निबंध कभी भी फिगर्स और डायग्राम्स बना सकते हैं। फिगर्स भी बनाने से बचिए, फिगर भी बनाने से बचिए, क्योंकि निबंध का मतलब क्या रह गया, फिगर तो आंसर राइटिंग में बनती है। फिगर वहां बनाई जाती है जहां आपके पास शब्द कम है, लेकिन आपको लिखना बहुत ज्यादा है, आपके पास मैटर बहुत ज्यादा है, आपने यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा कुछ है। तो आप क्या कर सकते हैं, शब्द कम है, समय लगेगा, तो फिगर में बता दीजिए, फिगर में कम समय लगता है। लेकिन निबंध में फिगर कैसे फिट बैठेगी, निबंध में तो लिखने के लिए आपके पास बहुत शब्द है, 500 शब्द है ना, या 1000 शब्द हैं, समय भी आपके पास पर्याप्त है। तो यह निबंध फिगर की मांग नहीं करता है। ना ही आप वे फॉरवर्ड वगैरह लिखें, क्योंकि निबंध कभी भी विश्लेषणात्मक या विवेचनात्मक नहीं होता है। विवेचनात्मक होता है, लेकिन मतलब विवेचनात्मक निबंध अलग तरीके के होते हैं, विचार प्रधान जिसको हम लोग कहते हैं, मैंने कल बताया, वो निबंध होते हैं, लेकिन उसमें भी वे फॉरवर्ड वगैरह नहीं लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, इससे बचें, ये गलत पर्सपेक्टिव है, निबंधात्मक शैली का हिस्सा नहीं है। समझा पाया मैं आपको? बताइए। यस सर। यस सर। अब हमने भूमिका यस लिख ली, सर। है ना, ये कुछ नियम है भूमिका के, लिख लेना, मैं भी भूल जाऊंगा, देखो मुझे याद आते हैं फिर मैं भूल जाता हूं चीजें। ये हम लोगों ने भूमिका लिख ली। अब लिखना है नेक्स्ट पॉइंट पर, 3 हो गया, 4 हो गया, नेक्स्ट 5वां बिंदु है निबंध की पूरी मेन बॉडी लिखने का। हमेशा यानी मुख्य विषय या विषय वस्तु, मुख्य विषय लिखते हैं या विषय वस्तु लिखते हैं। विषय वस्तु में लगभग 80% आना चाहिए। आपकी विषय वस्तु
या मेन बॉडी निबंध की 80% कवर करे। 500 शब्द थे, 400 शब्द आपको इसी में लिखने हैं। बाकी के 50 शब्द आपने भूमिका में आपने यूज कर लिए। अब 50 शब्द जो हैं वो आखिरी में निष्कर्ष के ऊपर आपको लेकर जाना है। हमेशा याद रखना, भूमिका और निष्कर्ष दोनों ही आपके निबंध के मार्क्स को तय करेंगे, मुख्य विषय वस्तु नहीं। एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं, उसे ध्यान नहीं देगा बहुत ज्यादा। एक तो वो सबसे ज्यादा ध्यान देगा भूमिका के ऊपर। अगर आपने भूमिका बड़ी प्रभावी लिखी है, जो कि हमेशा आप ये समझना कि कोट से, किसी कहानी से, किसी कविता से, यानी किसी भी भावनात्मक रिप्रेजेंटेशन से, इमोशनल रिप्रेजेंटेशन से जो उसमें एक लय आती है या उसमें एक जुड़ाव आता है भूमिका के साथ, वो और किसी में नहीं आएगा। तो आप हमेशा भूमिका को उसी तर्ज पर लिखें। आपने लिखी है तो एग्जामिनर का उसमें इंटरेस्ट बनेगा, वो आपको ठीक मार्क्स देगा। भूमिका देखेगा और निष्कर्ष देखेगा। निष्कर्ष माने वो लास्ट का जो पैराग्राफ है, लिखना नहीं होता निष्कर्ष, लेकिन लास्ट का पैराग्राफ। निष्कर्ष में हमें क्या देना होता है, ये 5वां आया है ना। छठा आपने निष्कर्ष लिखा, निष्कर्ष में आप वही 10% का रूल फॉलो करेंगे। 10% शब्दों में निष्कर्ष को कंप्लीट करिए। और इसको करते हुए क्या लिखिए, एक तो निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। जैसे सामाजिक न्याय की संकल्पना के ऊपर जब आपने इंडियन पर्सपेक्टिव में लिखा ये एस्से, तो आप इसमें लिखिए कि भारत में सामाजिक न्याय की संकल्पना ने सामाजिक समानता या सामाजिक समरसता के सिद्धांत को एक बड़े स्तर तक प्राप्त करने में मदद की है। कैसे? सामाजिक दूरियां धीरे धीरे घट रही हैं, जो सोशल डिस्टेंस है वो धीरे धीरे घट रहा है। और जो सामाजिक वर्ग हैं, अलग अलग सोशल क्लासेस हैं, उनके बीच में एक कोहेरेंस देखने को मिलती है, एक सामंजस्य देखने को मिलता है ना। तो ये एक सकारात्मक पक्ष हुआ। खैर जो भी है, मैं अपनी तरफ से तरह से लिख सकता हूं, आप अपनी तरफ से तरह से लिख सकते हैं। जो सकारात्मक पक्ष है आप हमेशा निष्कर्ष में एक तो वो लिखें, लेकिन साथ ही जो चुनौती है, जो चैलेंज है, आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक लुकआउट जैसी चीज कर दें। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय की संकल्पना, सोशल जस्टिस की जो कॉन्सेप्ट है, इसने भारत में जरूर एक सोशल कोहेरेंस को बढ़ाया है, लेकिन अभी भी जो सामाजिक भेद है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, वो विद्यमान है, देखा जा सकता है। और सामाजिक भेद न केवल वर्गों के बीच में है, बल्कि ये मेल और फीमेल के बीच में भी है। एक तरीके का, यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी की ये पहचान के रूप में भी है। तो हम इसमें आगे का भी एक बात कहें कि सामाजिक भेद न केवल सामाजिक वर्गों तक समाप्त किया जाना चाहिए, बल्कि इसे नृजातीय यानी एथनिक, और दूसरा मानवीय या ह्यूमनिस्टिक लेवल पर भी लागू किया जाना चाहिए, जिसमें जो पितृत्वात्मक समाज है उसका जो भेद है, पितृत्वात्मक समाज में जो मेल और फीमेल के बीच का जो भेद है, उसे भी दूर किए जाने की आवश्यकता है। ये चुनौती है, समाधान भी मैंने इसमें दे दिया। 50 शब्द हो ही जाएंगे। तो ये एक निष्कर्ष के रूप में मैंने आपको क्लैरिटी दी। ये 6 बिंदु होते हैं। और 7वां क्या है कि फिर जब आपने ये लिख लिए 6 के 6, तो फिर एक बार अपने निबंध को पढ़ के और देख लें। ये 7वां होता है। एक बार उसको सारे को रिव्यू कर लें कि आपने जो लिखा था क्या वो बिल्कुल सीक्वेंस में है। हो सकता है आपको पढ़ते हुए एक आध पॉइंट और याद आ जाए, तो आप उसमें एक आध पॉइंट और ऐड कर दें, कहीं पर भी जगह देख के, है ना। ये चीजें यहां तक क्लियर है? आगे चलूं? यहां तक मैंने कल भी समझा दिया था। अरे बताओ जल्दी। Yes, sir. ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है ना।
अब बात आती है कि बिंदुओं को कैसे हम लोग सीक्वेंस के लेवल पर खोज लें, जिससे आसानी से बिंदुओं को खोजा जा सकता हो। देखो, इसका एक आसान तरीका होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ना, यहां तो आप खोज भी लोगे बिंदु आराम से घर बैठ के, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में लिखना एक बड़ी चुनौती होती है, इतना प्रेशर होता है वहां लिखने को लेकर, बड़ी परेशानी है। तो उसके लिए आप एक सिंपल सा मैं आपको सीक्वेंस देता हूं, इससे आप बिंदुओं को आसानी से खोज सकते हैं। ठीक है, चाहे जो भी निबंध हो, चाहे जैसा हो, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, कुछ भी हो, आपको तो केवल विचार प्रधान आएगा, बहुत सिंपल आएगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूपीएससी वालों के लिए मुश्किल आएगा, उसमें अमूर्त टाइप के आते हैं एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन उनको मैं अलग से समझा दूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट को कैसे पकड़ के लिखा जाए, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे को। अभी फिलहाल नॉर्मल वालों को देख रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्या करो, बिंदुओं की खोज कैसे हो। तो एक तो मैंने यही बताया कि विषय का अर्थ समझ लो, और अगर आपको ये लगता है कि इसमें से किसी शब्द की व्याख्या की जानी जरूरी है, विषय का अर्थ समझा, हमने निबंध को देख लिया, है ना, और उसमें कोई ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या की जानी जरूरी है, उसकी व्याख्या कर दो सबसे पहले। व्याख्या की आवश्यकता समझना, जैसे उसमें सोशल जस्टिस था, उसकी व्याख्या की जानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो सामाजिक न्याय को जानते होंगे, उसकी संकल्पना को समझते होंगे। तो व्याख्या की आवश्यकता को समझना एवं करना, ठीक है, ऐसा कोई भी आप बिंदु छाट सकते हैं उसमें। तो जैसे उसमें सोशल जस्टिस था तो वो कर लिया। दूसरा, सबसे पहला ये, अब आप इसमें ये देखो, दूसरे लेवल पर कुछ ऐसे उदाहरण आप ढूंढो, जैसे हम लोगों ने उसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सीधा सीधा। तो आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सामाजिक न्याय की संकल्पना कहां कहां पर है। तो आप दूसरा बिंदु ये देखो, विषय से संबंधित विभिन्न उद्धरणों की खोज। उद्धरण माने कहीं पर कोई एक्सप्रेशन मिलता है, कोई एग्जाम्पल मिलता है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, उसके एक एग्जाम्पल्स की खोज कर लो। कोई भी विषय है ना, उससे संबंधित अलग अलग एग्जाम्पल्स की आप खोज करके उसको लिख लो। तीसरा, एक और इसका आसान तरीका है, जैसे उसमें तो देखो बिल्कुल सिंपल दिया हुआ था कि सोशल जस्टिस की कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, लेकिन अगर ऐसा कोई मुद्दा ना हो, कोई बिल्कुल इससे हटकर हो, तो आप ये देख सकते हो कि मान लो कोई विचार प्रधान आया, जैसे फीमेल फोर्टिसाइड पर कोई निबंध आ गया लिखने के लिए, ये भी पूछा गया है आप लोगों से, फीमेल फोर्टिसाइड पर निबंध आया, ठीक है, लिखने के लिए। अब फीमेल फोर्टिसाइड के पक्ष में कुछ बातें की जा सकती हैं और कुछ बातें इसके विपक्ष में की जा सकती हैं। आप ये देखो कि किस लेवल पर आप ज्यादा तर्कपूर्ण हो, पक्ष में ज्यादा अच्छे तर्क दे सकते हो या विपक्ष में। जहां पर भी आप तर्क ज्यादा अच्छे दे सकते हो, शामिल दोनों को करना है। आपके पास कहीं कुछ याद नहीं आ रहा है, आप क्या करो, ट्रेंड सेट कर लो, फीमेल फोर्टिसाइड के पक्ष में कुछ बातें लिखनी है, विपक्ष में लिखनी है आपको। तो चूंकि आपका विपक्ष मजबूत होगा इसमें, तो सबसे पहले विपक्ष में बातें लिखो इसके, और फिर पक्ष में लिख दो। तो तीसरा बिंदु इसमें ढूंढने का तरीका यह है कि विषय वस्तु के पक्ष एवं विपक्ष में खोजना, बिंदु खोजना, है ना। अब यहां से पक्ष बन गया और विपक्ष बन गया, आपका क्राइटेरिया सेट हो गया। अब आप उसमें विभिन्न एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, पक्ष में भी एग्जाम्पल देके सेट कर सकते हो, विपक्ष में भी एग्जाम्पल देके सेट कर सकते हो। एक तरीका तो आपका ये है।
दूसरा तरीका, ये बताओ यहां तक समझ में आई बात? ये एक सिंपल तरीका है, ये इसको कहते हैं संवाद शैली, डिस्कोर्स एटीट्यूड ऑफ एस्से। संवाद शैली के नाम से जानते हैं इसको। जब हम बिंदु के पक्ष और विपक्ष को ध्यान में रखकर उस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाते हैं, यानी पक्ष में भी कहा, विपक्ष में भी कहा और फिर निष्कर्ष लिख दिया, है ना, तो इसको हम लोग संवाद शैली निबंध कहते हैं, डिस्कोर्स ऐसे कहते हैं। एक तरीका तो ये है, इससे भी पूरे आप खींच सकते हैं निबंध को ठीक से, भले ही आपके पास बहुत ज्यादा मैटर नहीं है लेकिन खींचा जा सकता है। एक तरीका ये है जो इससे भी सिंपल है, जैसे फीमेल फोर्टिसाइड के ऊपर निबंध आया, आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगा लगा के बिंदुओं को खोज लो। जैसे सबसे पहले फीमेल फोर्टिसाइड क्या है, व्हाट, क्यों है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, फोर्टिसाइड केवल फीमेल ही है या किसी और प्रकार की भी होती है? अरे बता दो। फोर्टिसाइड फीमेल सर है? किसी भी फोर्टिसाइड मींस भ्रूण हत्या, वो किसी की भी हो सकती है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर हाँ स्पेसिफिक। बिल्कुल, हाँ भाई महिलाओं की भी हो सकती है, लेकिन ये देखने में आया है कि कुछ जो अस्वस्थ बच्चे होते हैं वहां भी फोर्टिसाइड हो जाता है। तो एक तो फोर्टिसाइड क्या है ना, और क्या फोर्टिसाइड केवल फीमेल की है? तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, केवल फीमेल की नहीं है, बाकियों की भी है। इसमें एक आध एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे आपने आ, आ, जैसे रेप सर्वाइवल का भी कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, अभी शायद हाल फिलहाल में अखबार में भी था उसको लेकर, है ना। जेनेटिकली जो बच्चे रहते हैं, हाँ जेनेटिकली डिजीजेस से वो हाँ उनका भी बिल्कुल फोर्टिसाइड वो बिल्कुल। मेडिकल टर्मिनेशन जिनके लिए मेडिकल रिक्वायर्ड होता है, टर्मिनेशन, बिल्कुल मेडिकल टर्मिनेशन जिनके लिए रिक्वायर्ड होता है ना। और शायद रेप सर्वाइवल के लिए भी है कि वो भी करा सकते हैं शायद, या है ना। उनका एक्ट में भी प्रोवाइडेड है, हाँ उनका एक्ट इनेक्टेड में है। भी प्रोवाइडेड है। तो आप बताइए, क्या यहां से आपको कुछ बिंदु निकल आएंगे बड़े आराम से? एक आपने क्या वर्ड यूज किया, फीमेल फोर्टिसाइड क्या है, और क्या यह है फोर्टिसाइड केवल फीमेल के लिए है या फीमेल से ही रिलेटेड है या कुछ और से भी रिलेटेड है, तो आपको एक कड़ी जुड़ गई, आपने एक बिंदु लिख लिया। फिर अब ये देखेंगे क्यों है। तो आप अब इसमें बताइए कि क्यों है फीमेल फोर्टिसाइड? क्या ये एक सामाजिक दोष है? इफ इट इज अ सोशल इविल, ये केवल एक सोशल इविल है या कुछ समाजों में ट्रेडिशन भी है, परिपाटी भी है ना। जैसे कुछ ट्राइबल सोसाइटीज में पहले बच्चे की बलि दी जाती है, तो ये फोर्टिसाइड से भी रिलेटेड हो सकता है, फीमेल फोर्टिसाइड से भी रिलेटेड हो सकता है। कुछ समाजों में ये इस तरीके का है, ट्राइबल सोसाइटीज में। तो एक तो ये कि फीमेल फोर्टिसाइड क्या एक सोशल इविल है, या सोशल इविल के अलावा इसमें अच्छा कोई फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी है इसका, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी है फीमेल फोर्टिसाइड यस का? सर, यस सर, ये एक सोसाइटी में एक है कि शादी होगी तो दहेज शादी देना होगी, पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, है ना। डाउरी। हाँ, करेक्ट। तो एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी है इसका, है ना, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी है। तो एक सोशल पर्सपेक्टिव हुआ, एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हुआ, एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव भी है क्या इसका? पारंपरिक ये संदर्भ भी है। एक सोशल जो है, एक थिंकिंग है ट्रेडिशनली कि जो बच्चे, बेटा ही हमारे वंश को चलाएगा, वंश को चलाता है, बेटी। बेटी जी, पराया धन होता है
दूसरे के घर में उस चली पे जाती है, दूसरे के घर को उस चलाती है। उस पे तो क्यों दैट इज इन्वेस्ट किया? बिल्कुल करेक्ट। जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है, इसमें ये दो तीन बातें हैं, जैसे कि अभी सुजाता जी ने बताई कि बेटी पराया धन है, ये सोचा जाता है। और इसके अलावा जो बेटा है वो वंश को चलाता है और मोक्ष का माध्यम है, क्योंकि चिता को आग वही देगा, उसी के हाथ से जलना है ना। तो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ही है फीमेल फोर्टिसाइड का। तो अब देखो इसी में आपको लगभग 100 से 200 शब्द मिल गए, है ना, बड़े बेसिकली आराम कह से। सकते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। इसके ऊपर जाएंगे ही नहीं अभी, इसको कारण क्या है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, है ना, क्यों लिख रहे हैं, है ना। अब इसमें एक लिखिए कि कब, कब से। तो फीमेल फोर्टिसाइड की कॉन्सेप्ट आप बताइए कि कब से है। भारतीय समाज में तो ये परंपरागत देखने को मिलती है, बहुत समय से है ना। सबसे पहले राजपूतों में थी, राजपूतों ने ही सबसे ज्यादा अपनी बेटियों को मारा। तो ये भारतीय समाज में प्राचीन काल से है। इसके उदाहरण भी देख सकते हैं आप, प्राचीन काल से है ना। आप इसमें दे सकते हैं उदाहरण कई सारे, राजपूती समाज का भी दे सकते हैं, लेकिन नाम ना ले तो ज्यादा अच्छा है। कोई कॉपी चेक करने वाला सर इसमें राजपूत हुआ तो बेचारा नाराज हो एक जाएगा। चीज एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं इसमें हाँ कि जो सुरक्षा इनसिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स इन द सोसाइटी। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें देखो क्यों है, इसमें खूब आप ढूंढ लीजिए, यहीं पर सबसे ज्यादा आपको बिंदु मिल जाएंगे, है ना। कब से है, अब इसमें ढूंढ लीजिए, अगर आपके पास कुछ बिंदु आता है कि ये फीमेल फोर्टिसाइड कब देखने को मिला, है ना। अब आप इसमें देखिए रोकने के प्रावधान क्या है, रोकने के प्रावधान, है ना। तो रोकने के प्रावधानों में आप देख सकते हैं इसे कैसे रोका जा सकता है ना, नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, हाउ टू कंट्रोल इट। तो एक विधिक देख लीजिए, विधिक प्रावधान यानी लॉ बनाकर, लॉ ऐसे कौन कौन से हैं जिससे इसे रोकने का प्रयास किया गया। दूसरा देख लीजिए सामाजिक जागरूकता फैलाकर, है ना। और तीसरा शिक्षा के लेवल पर, शैक्षिक शिक्षा का स्तर सुधार कर, है ना। कई आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से ये एक सीक्वेंस बन गया और अंत में आप निष्कर्ष पर आ सकते हैं, कंक्लूजन पर आ सकते हैं। तो फिर से वही कि निष्कर्ष जब आप लिखें तो वो फॉरवर्ड लुकिंग हो, और अगर निष्कर्ष के आखिरी में भी आप कोई कोट रख रहे हैं, कोई कोट डाल रहे हैं, कोई स्टेटमेंट डाल रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से बिंदुओं की खोज कर सकते हैं एस्से के टॉपिक में। क्या मैं आपको समझा पाया? बताओ। यस सर। हम्म, सुनीता जी मुझे आपकी, कैसे करेंगे? मुझे आपकी आवाज हेलो? हाँ हाँ अब आ रही है। अच्छा हम ये बिंदु अपने हम आवाज लिखेंगे। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। आप मुझे मैसेज में लिख के भेज देना, ठीक है। सर हाँ जी, सर ये बात पूछनी थी, जैसे उदाहरण रूप में यही ऐसे इंग्लिश में आ गया या हिंदी में आ गया, इंग्लिश में आ गया। सेम लिखना है, अंग्रेजी वर्ड्स में लिख सर, दीजिए, क्या करना है। सर जो हमें क्योट देना है नीचे, मान लो हमें संस्कृत का याद आ रहा है, यत्र तो नारी संस्कृत में पूज्यन्ते, लिख दीजिए, तो लैंग्वेज हिंदी में में भी कोई। लिख सकते हैं। नहीं नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। संस्कृत ओके का सर। कोट याद आ रहा है संस्कृत में लिखिए, हिंदी का याद आ रहा है हिंदी में लिखिए, क्योंकि हिंदी में भी अंग्रेजी का कोट लिख सकते हैं। मान लो किसी जस्टिस ने कुछ अंग्रेजी में कहा है तो लिखा जा सकता है। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है ना।
इंग्लिश के साथ भी हिंदी लिखी जा सकती है कोट के रूप में। कोई कविता अगर आपको हिंदी में याद आ रही है, लेकिन आप निबंध ऐसे आपने लिखा है अंग्रेजी में, तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई वो तो हिंदी में है ना, क्या दिक्कत है, हिंदी में ही है कविता। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसमें बेसिकली रीजंस क्यों है, ये उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं हमारी सोसाइटी पे, देखो, मतलब जैसे आप फीमेल फोर्टिसाइड को ले लें बिल्कुल, आप बिल्कुल और उन्मुक्त रूप उसके से कुछ भी लिख प्रिवेंटिव सकते हैं। मेजर्स। हाँ बिल्कुल, ओके सर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, उन्मुक्त रूप से फ्री हैं बिल्कुल। मैं तो केवल आपको ये बताया कि जब आपके पास कुछ समझ में ना आ रहा हो कि बिंदु कैसे खोजे जाएं, इन पॉइंट्स को आप लिखें और पॉइंट्स को लिखकर बिंदु खोज लें। कम से कम अगर देखो, मेरे पास अगर निबंध लिखने का समय होता है, मेरे पास मान लो 2 घंटे का समय है निबंध लिखने का, 2 घंटे में मुझे निबंध लिखना है, तो मैं कम से कम आधा घंटा सबसे पहले इसी विषय पर लगाऊंगा, बल्कि पौन घंटा। क्योंकि बाकी जो बचेगा ना लिखने का काम, वो तो मैं 1 घंटे में बड़े आराम से कर दूंगा, और 15 मिनट में मैं फिर उसे पढ़ भी लूंगा। लिखने में टाइम नहीं लगेगा आपको, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा सोचने में, क्योंकि वहीं से आपकी जो बेसिक क्वालिटी है निबंध की वो जनरेट होनी है। तो सोचने में सबसे ज्यादा समय लगाइए, बिंदुओं की खोज में, पर्सपेक्टिव को देखने में, चीजों को करने में, फिर उसके बाद रूपरेखा बनाकर लिखिए। ठीक है, चलिए यहां तक रखते हैं, फिर सर जारी रखेंगे आगे। हाँ जी, सर जो ये हम बिंदु फाइंड कर रहे हैं ये पूरे ऐसे के लिए कर रहे हैं, उसके बाद इनको पूरे हिस्से के लिए में डिवाइड कर दें। फिर इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में सजा लीजिए, क्रोनोलॉजी देख लीजिए इसकी कि कैसे सही लिखा जाएगा, और फिर उसके बाद लिख दीजिए सीक्वेंस में। क्योंकि आपके पास जो बिंदु निकल के आएंगे ना दिमाग में, वो तो रैंडम निकल के आएंगे, कोई सीक्वेंस में नहीं आने, वो रैंडमली आएंगे। तो जैसे जैसे आते रहेंगे आप उन्हें लिखते रहोगे, है ना, फिर बाद में उसको आपको एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में तो लिखना पड़ेगा ना। पहले सीक्वेंस में ऑर्डर कर लीजिए, वही तो मैंने लिखा कि रूपरेखा बनानी है निबंध की, फिर उसके बाद लिखना है उसे। तो रूपरेखा बनाने का मतलब ही है सीक्वेंस में लिखना। क्लियर? अब देखो, आपको 2 बातें यहां से क्लियर हो गई होंगी, मैं सबके लिए बोलना चाहता हूं। जब तक आपको विषय की नॉलेज नहीं है उसकी, तब तक आप उस पर निबंध नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने खूब पॉलिटी पढ़ी होगी, आपने खूब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, लेकिन सोशल जस्टिस से आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशरी की कंप्लीट जस्टिस की कॉन्सेप्ट को नहीं जोड़ पाए होगी। दैट इज द बेसिक इशू। इसलिए किसी भी मुद्दे पर निबंध लिखने के लिए जरूरी है उसके विषय में जानना। याद रखना, ये कोई मुगली घुट्टी नहीं है कि आपको पिला दी जाए और आप अच्छा निबंध लिखें, ये यहीं से आता है। और जब तक यहाँ का क्राइटेरिया बहुत इलेबोरेटेड नहीं है, तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। लिख भी पाएंगे तो बहुत ही सामान्य स्तर का, उसको बहुत नंबर मिलेंगे नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने यहाँ को इलाबोरेट करके रखिए, तब फिर एक अच्छा निबंध भी लिख पाओगे। इसीलिए निबंध का पेपर सबसे लास्ट में होता है पेपर्स में, और मार्किंग भी उसमें सबसे ज्यादा होने वाली होती है, क्योंकि ये ओरिजिनलिटी को शो करता है, आपकी आपकी जो इंटेलिजेंसिया है, बेसिक इंटेलिजेंसिया है, उसको बताता है कि आप कैसे सोचते हो, कितना विस्तार से सोचते हो, कितना डेप्थ में सोचते हो, और फिर उसको कैसे क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आप सेट कर लेते हो। इसलिए अच्छा निबंध लिखने के लिए सच तो यह है कि आपको अपना जो मानसिक स्तर है या ये क्षितिज है, इसको थोड़ा ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा। तो पढ़ना उसके लिए बहुत जरूरी है। बिना पढ़े आप अच्छा निबंध नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लिखा ही नहीं जाएगा, क्या उसमें कर सकते। ठीक है ना? तो आप क्या करिए, अपने स्टडी को थोड़ा डाइवर्स करिए, चीजों को जितना डाइवर्स कर पाएंगे उतना बेहतर लिखा जाएगा, उतने ही अच्छे नंबर। चलिए ठीक है, यहां तक रखते हैं। निबंध की चर्चा फिर आगे जारी रखेंगे कल, फिर उसके बाद लिखना शुरू। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू जी, नमस्कार।